आप लोगों को मैंने मसल्स के टाइप्स बता दिए थे। तो मसल्स के टाइप्स के बाद अब आता है, तीनों टाइप्स मैंने बता दिए थे कौन कौन से। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। यानी ऐसी पेशी जो स्केलेटल मसल्स स्केलेटन से जुड़ी होती है, पीछे देख लो वो स्केलेटन है, इससे जुड़ी होती है, उसको स्केलेटल पेशी कहा जाता था। इसको रेखित पेशी या स्टिफ मसल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की अभी मैं संरचना बताऊंगा, उसमें पता चलेगा। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के बैंड पाए जाते थे, क्रमबद्ध रूप से अरेंज रहते थे, इस वजह से इसको क्या कहा जाता था? रेखित पेशी कहा जाता था। और ये पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता था। ऐच्छिक पेशी क्यों कहा जाता था? क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते थे। जो पलकें झपक रही है, जीभ चल रही है, हाथ चल रहे हैं, पैर वगैरह, तो ये पेशियां कौन सी होती हैं? ऐच्छिक। अब इसी के दूसरे अपोजिट में कौन सी आ जाती थी? अनैच्छिक पेशी। ऐसी पेशी जो कि अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती। इच्छा के अनुरूप कार्य कौन सी नहीं करती? दो प्रकार की पेशियां मैंने बताई थी, एक स्मूथ मसल्स और हार्ड मसल्स यानी कार्डियक मसल। ऐसी पेशियां जो हृदय में पाई जाती हैं और विसर्ल ऑर्गन में पाई जाती हैं, जैसे आपके फेफड़े हैं या आपकी एलिमेंट्री कैनाल है या किडनी है, इनमें जो पेशियां पाई जाती हैं वो पेशियां कौन सी बताई थी? अनैच्छिक पेशी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती और इसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट्स तो पाए जाते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं होती, इस वजह से इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। स्मूथ मसल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है, इस वजह से इनको स्मूथ मसल्स के नाम से जाना जाता था, ये बताया था। फिर हार्ड मसल्स क्या बताया था? ऐसी पेशी जो हृदय में पाई जाती है उनको कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स या हृदय पेशी के नाम से जाना जाता है, यही बताया था। ये पेशियां संरचनात्मक रूप से कैसी होती हैं? रेखित होती हैं। संरचनात्मक रूप से कैसी होती हैं? रेखित होती हैं। और जबकि कार्यात्मक रूप से ये कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, संरचनात्मक रूप से रेखित होती है लेकिन कार्यात्मक रूप से कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। अर्थात आप और हम लोगों का हृदय अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। करता है किसी का? क्या नहीं करता। तो इस वजह से ये मुख्य रूप से पेशियां क्या कहलाती हैं? अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपकी क्या तीन पेशियां बताई थी। अब पेशियां जो रहती हैं वो बनी काय की? मसल सेल की। मैंने आपको बताया था कि मसल सेल्स पाई जाती हैं। तो अब थोड़ी सी उसकी एक स्ट्रक्चर अलग से देख लीजिए। ये कोई एक सेल है, इस सेल्स के चारों ओर, सेल्स मतलब वही मायोब्लास्ट सेल्स, मसल सेल्स या मसल्स फाइबर कहा था मैंने, ध्यान है क्या? तो इसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है जिसको एंडो माइसियम कहते हैं, इंग्लिश में ही नाम है, आपको रखना पड़ेगा। क्या? मसल सेल के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहा जा रहा है? एंडोमाइसियम के नाम से जाना जा रहा है। पहली बात क्लियर। इस प्रकार से कई सेल्स होती हैं जिसके चारों ओर ये सभी सेल्स मिलकर एक संरचना बनाती हैं जिसको फैसी नहीं बेटा, फैसिकुली कहा जाता है या फैसिकुलस। एक वचन में फैसिकुलस कहा जाता है और बहुवचन में फैसिकुली के नाम से जाना जाता है। ऐसी मसल्स में क्या? मसल्स में कई स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे हाँ, इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है। इस फैसिकुलस के चारों ओर, फैसिकुलस के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको पेरी माइसियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? पेरीमाइसियम के नाम से जाना जाता है। अब ऐसी कई स्ट्रक्चर होती हैं, ये लो मैं केवल दो ही बना के छोड़ रहा हूं, और इनके चारों ओर भी एक लेयर पाई जाती है पूरी मसल्स। तो उसको क्या कहा जाता है? एपी माइसियम के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है बेटा? एपीमाइसियम के नाम से जाना जाता है। ये मतलब एक मसल्स की स्ट्रक्चर है, मसल्स बंडल काय का बना होता है। अब इस मसल सेल्स को अपन बाहर निकाल के देखें तो मुख्य रूप से अपने को ऐसे निकाल लेता हूँ तो इस प्रकार से दिखाई देता है। बीड़ी का बंडल देखा है आप लोगों ने? बीड़ी का बंडल देखा होगा तो उसमें एक एक बीड़ी अरेंज रहती है या गोलाई में, तो इसी प्रकार से इसमें मसल्स फाइबर अरेंज रहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको डायग्राम के रूप में मैं अलग से बना देता हूं। ये मायोफाइब्रिल्स, विशेष ध्यान रखना, मायोफाइबर्स अलग है, मायोफाइब्रिल्स अलग है। मायोफाइबर्स को मैंने सेल बोला है, मायोब्लास्ट बोला है, या मसल सेल या पेशी कोशिका कहा जाता है। ये क्या है? मायोफाइब्रिल्स है। ये क्या है? मसल सेल काय की बनी होती है? मायोफाइब्रिल्स से बनी होती है। तो ये देखिए मतलब आपने अब, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई कहता ही नहीं है कि मैं मुर्गा खाता हूँ या बकरा खाता हूँ। आप खा के देखोगे तो स्वाभाविक है कि एक एक बाल जैसी संरचना दिखाई देती है। जब कभी खाते हैं तो दांतों में फंस जाती है। वो क्या है? मायोफाइब्रिल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स होते हैं। वही मायोफाइब्रिल्स की संरचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मायोफाइब्रिल्स बना दिए मैंने, ठीक है। इसमें ये सेल की जो लेयर होती है, विशेष तौर पर कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहाँ इसको प्लाज्मा लेमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा लेमा। लिखते चलो साथ साथ, प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। प्लाज्मा लेमा अंदर की ओर धंसकर कुछ दिखाई दे रहे हैं, संरचना बना रही है जिन्हें टी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? टी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। टी नलिका, ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है? नलिका। ट्यूब्यूल्स को हिंदी में लिख लो नलिका। इनके बगल से सिस्टर्नी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिस्टर्नी, यानी कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट होता है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। वो इनमें क्या भरे हुए रहते हैं? ध्यान करें, जब पेशी मैंने शुरुआत की थी उस समय एक बताया था कि कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस समय ये कैल्शियम आयन बाहर निकलते हैं। जैसे रिलैक्स होती है तो फिर इसके अंदर पुनः वापस हो जाते हैं। तो इन सिस्टर्नी में कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। इसमें क्या भरा रहता है? एक तरफ द्रव भरा रहता है। ये द्रव भर दिया। सामान्य तौर पर कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन इसमें जो पाया जाता है जिसको है वही, लेकिन यहाँ नाम चेंज हो गया है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। पहली बात क्लियर। फिर इसमें जो ईआर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब यदि पूरा कोई ये कहे ये सिस्टर्नी और टी ट्यूब्यूल्स को मिलाकर पूरा एक सिस्टम आ जाता है जिसको टी सिस्टम के नाम से जानते हैं, टी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये मतलब जानना चाहिए। अब अपने को जो मैं बोल रहा हूँ मायोफाइब्रिल्स की सनद, तुम लिख नहीं रही हो, फिर नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। आपसे कई बार मैंने कहा कि लिखा जरूर करें बच्चा, लिखा जरूर करें, उसको जाके घर में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, तुम ऐसे ही कहते रहोगे। आपको पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट्स बायोलॉजी छोड़कर जा चुका है, स्कूल से टीसी कटा के भी जा चुका है, ठीक है।
तो आपको यदि मेहनत करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं आप बैठे रहो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको देना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लेना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? आराम से हाथ में हाथ ऐसे रखे बैठे, कुछ नहीं आना है। अब ये जो है इनको मायो फाइब्रिल्स यानी पेशी तंतु जो होते, इसकी संरचना अपने को पढ़नी है। क्या इसकी संरचना अपने को पढ़नी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक जनरल नॉलेज है कि पेशियां कैसे होती हैं, क्या होती है, इसका लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। ये क्या लिख रहा है? ये प्लाज्मा लेमा, मतलब मसल सेल्स के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। प्लाज्मा लेमा नहीं, सॉरी, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, प्लाज्मा लेमा नहीं, सार्कोलेमा। इसको बेटा टी नलिका, इसको टी तंत्र, इसको टी तंत्र, ये सिस्टर्नी ही पढ़ा जाएगा। हिंदी में आप लिख लिया करें, सिस्टर्नी पढ़ा जाएगा। और इसको पेशी तंतु, इसको पेशी तंतु कहा जाएगा। और सब वही वर्ड है। करिए जल्दी। देखिए अब इसकी संरचना मैं बताने जा रहा हूं, और नहीं तो उसमें देख लिया करो, ये जब वीडियो बने तब देख लिया करो, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। आप लोग जल्दी करते नहीं है, साथ साथ करते चलो होता जाएगा। सुनो कानों से और लिखो आंखों से। अब देखिए इस पेशी तंतु की कलर चौक का डिब्बा कोई ले आओ यार, पैसे मुझसे ले लेना। कलर चौक नहीं। देखिए ये कोई मायोफाइब्रिल्स है, इसमें मैंने क्या बताया, एक्टिन और मायोसिन के तंतु क्रमबद्ध रूप से सीक्वेंस से अरेंज रहते हैं। सपोज दैट ये आई बैंड या लाइट बैंड कहते हैं, आई बैंड या लाइट बैंड के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इधर उधर बोले, आई बैंड या लाइट बैंड के नाम से इसको जाना जाता है। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक, और लाइट का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब नहीं, जैसे कहते हैं लाइट कलर है हल्का, तो ये हल्के रंग के होते हैं, इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया। ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन के? ये जो फिलामेंट हैं ये काय के बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन हल्के रंग की होती है, इस वजह से ये मुख्य रूप से लाइट बैंड के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी जो मोटाई, थिकनेस जो होती है वो 1 म्यू होती है। कितनी होती है? 1 म्यू, मतलब मोटाई नहीं, मतलब लंबाई है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है, तब मोटाई ना कहते हो, लंबाई कहेंगे। इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1 म्यू होती है, पहली चीज। अब ऐसे में एक इस साइड बना दूं, ठीक हो गया बेटा। अब इनके बीच में एक लाइन पाई जाती है, इन फिलामेंट तंतुओं को जोड़े रखने के लिए। आपने देखा होगा चटाई एक डली रहती है लकड़ी की, और बीच में धागा लगा रहता है ऐसे, इसको जेड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेड लाइन या क्राउस झिल्ली। जेड आप लिख लें, क्राउस झिल्ली, जेड लाइन या क्राउस मेम्ब्रेन के नाम से इसको जाना जाता है, पहली चीज।
अब ऐसी इधर पाई जाएगी, तो मैं एक ही साइड लिख रहा हूं बेटा। देखिए इनके बीच बीच में, देखिए यहां तक मैंने किए, पूरा नहीं किया, इसे ध्यान रखना, जैसा इसका भी मैथ में बताऊंगा। ये जो बैंड है, इसके बीच में भी एक लाइन पाई जाती है, जिसको मिडिल लाइन है, एम लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम लाइन। लाइन का मतलब तो जानते ही हैं, लाइन को तो हिंदी बताना नहीं है, एम लाइन के नाम से जाना जाता है। ये देखें, इधर ध्यान दें थोड़ा सा, यहां से ये, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, ये लाइन खींची है, डॉट डॉट बना लो इसमें, नहीं तो तुम ऐसे बंद हो गई है। यहां तक की जो डॉट डॉट से बनाओ, ठीक है, यहां से यहां तक, इसको देखो क्या कहा जाता था? आई बैंड। इसको ए बैंड क्या कहा जाता है? ए बैंड। यहाँ क्या है? लाइट, तो डार्क हो जाएगा, डार्क बैंड कहा जाता है। ये एक्टिन के बने हैं, तो ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट होते हैं। मायोसिन प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट मुख्य रूप से होते हैं, और ये जो रहते हैं वह 1.5 मीटर, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1.5। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। ये लाइट बैंड है, आइसोट्रोपिक कहा जाता है, इनको एनाइसोट्रोपिक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एनाइसो। ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए थे, एक्टिन प्रोटीन लाइट कलर की होती है, इस वजह से लाइट बैंड नाम दिया। ये मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये मायोसिन डार्क प्रोटीन होती है, इस वजह से इसको डार्क बैंड के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में जैसे इनको सादे हुए तंतु जो पाए जाते थे, बीच में लाइन पाई जाती है, जिसको जेड लाइन कहते हैं, और इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एम लाइन कहा जाता है, पहली चीज। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, ये जो भाग है, इसको एच जोन कहा जाता है। हैंसन क्षेत्र, हैंसन क्षेत्र के या एच जोन के नाम से, जोन का मतलब होता है क्षेत्र, जोन का मतलब क्या होता है? एच जोन के नाम से इसको जाना जाता है। जिससे ध्यान दें, ये वाला एरिया छोड़ दिया गया है, ये वाला एरिया मतलब ये डार्क मैंने जो कर दिया, इस एरिया को छोड़ दिया गया है, मतलब इसके अलावा वाला जो एरिया होता है वो। ध्यान कैसे रखना है आपको? आपसे कोई पूछे कि ए बैंड कौन सा, डार्क बैंड कौन सा है? डार्क बैंड की शुरुआत एक्टिन के फिलामेंट तंतुओं के अंदर से जहां तक होती है, उस पूरे क्षेत्र को ए बैंड या डार्क बैंड के नाम से जाना जाता है। वो तो ये कहता है कि मेरा वो अधिकार है, जहां तक मेरी आंखें जा रही है वो मेरी पूरी जमीन है। कहते हैं ना, फिल्मों में गुंडे कहते हैं कि मेरी निगाह जहां तक पहुंचेगी वो मेरा मतलब क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है ये कह रहे हैं कि मेरी जो लंबाई जहां तक जा रही, भले तेरे घर में क्यों नहीं जा रही है, इसके घर में जा रहे, अंदर प्रवेश कर रही है, कर रही, तो वहां तक का क्षेत्र मेरा क्षेत्र है। भैया अब ये कह देता है, दप्पू टाइप का डरपोक है, भाई समझौता करने वाला है, लड़ाई से कोई मतलब नहीं, कोर्ट कचहरी जाने से। तो ये कहता है कि भैया जितना तुमने क्षेत्र ले लिया, भले मेरे घर का ले लिया, अब मेरे पास जो शेष बचा है, यहां से यहां तक का ये जो क्षेत्र बचा है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहला रहा है? आई या लाइट बैंड कहला रहा है। क्या कहला? आई बैंड या लाइट बैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, देखिए ये काय के तंतु है? एक्टिन के। ये काय के? मायोसिन के। ये काय के?
ये काय के हैं, ये काय के हैं। क्लियर। मैंने क्या बोला था, क्रम से, सीक्वेंस से अरेंज रहते हैं। लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस प्रकार से क्रम से रूप से अरेंज रहते हैं। इसी कारण इनको रेखित पेशी कहा गया, मतलब रेखाएं से स्पष्ट दिखाई देती, इस वजह से इनको क्या कहा गया, रेखित। आपकी बुक्स में इस प्रकार से दर्शा दिया हुआ, आप देखोगे इस प्रकार से रूप से दर्शाए गए होंगे। तो ये स्वाभाविक है कि पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि एक शब्द इसमें आता है कि 2 नंबर में कभी बार पूछ लिया था कि सार्कोमियर किसे कहते हैं। क्या सार्कोमियर किसे कहते हैं? तो सार्कोमियर की परिभाषा सुन लीजिए। 2 जेड लाइन, 2 जेड लाइन के बीच का क्षेत्र, 2 जेड लाइन के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहा जाता है। 2 जेड लाइन के बीच के क्षेत्र को सार्कोमियर कहते हैं। सुन लीजिए, एक जेड लाइन ये है, इधर ध्यान दें, एक जेड लाइन ये है, दूसरी जेड लाइन ये है। तो मैं लिखना शुरू करूं, आप देखिए। तो एक जेड लाइन, दूसरी जेड लाइन, वो लाइन समझ लो आप। अब इनके बीच में कौन सा, इनके बीच में क्या पाया जा रहा है, एक्टिन के फिलामेंट, एक्टिन के फिलामेंट पाए जा रहे हैं। और ये क्या पाए जा रहे हैं, मतलब इस यहां से लेकर यहां तक का एरिया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, इस एरिया की बात तो करेंगे। आधा मतलब हाफ ये हो गया, और हाफ जेड लाइन प्लस हाफ जेड लाइन प्लस मायोसिन फिलामेंट, शॉर्ट में, प्लस हाफ जेड लाइन। मैंने क्या बोला, 2 जेड लाइन के बीच का क्षेत्र। तो एक जेड लाइन ये, एक जेड लाइन ये, तो इसका आधा क्षेत्र भी तो आ रहा है और इसका भी आधा क्षेत्र आ रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ, हाफ जेड लाइन प्लस मायोसिन और प्लस हाफ जेड लाइन लिख दिया। तो अब कोई पूछे कि सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है, कोई बता पाएगा? सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है? अभी मैंने क्लियर बताया कि एक्टिन की लेंथ 1 म्यू और इसकी लेंथ 1.5 म्यू। तो सार्कोमियर की लेंथ क्या होगी? हाँ, कितनी होगी भाई? 2.5, 0.5 ये, 1.5 ये और 0.5 ये, जोड़ोगे तो क्लियर, क्लियर हो गया। अब ये सार्कोमियर जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ये फिलामेंट्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, ये एक साइड ये मायोसिन के तंतु बीच में, देखिए ये इस प्रकार से जाएंगे। तो ये पेशी कैसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब फिर से रिलैक्स होना है, तो फिर ये अपने वापस। तो इस प्रकार से लगातार एक थ्योरी चलती है, जिस थ्योरी को स्लाइडिंग थ्योरी कहते हैं, फिसलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? इस फिसलन सिद्धांत के माध्यम से मुख्य रूप से आप और हम लोग इधर से उधर टहलते हैं, या इस प्रकार से हाथ को करते हैं, ये कर रहे हैं, या अपनी जीभ को चला रहे हैं, या पेशियों को चला रहे हैं, तो वह मुख्य रूप से फिसलन सिद्धांत के माध्यम से ही चलाया जाता है। ये आपका जो लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर आएगा उसमें मुख्य रूप से होगा, क्योंकि वहाँ बोन्स पढ़ा दिया जाएगा और ये पढ़ जाएगा, तो उस समय स्लाइडिंग थ्योरी को समझाया जाएगा। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं डालता हूँ।